सर्वप्रथम मैं ब्रह्मलीन और परम आदरणीय शेरा यात्री जी, जिनको शायद पढ़ के सुन के लिख के हम लोग बड़े हुए हैं उनके बारे में, और आलोक यात्री जी की माता जी, दोनों को कोटिसा नमन। समृद्ध मंच, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मेरे गृह सुभाष अखिल जी और सुभाष चंद्र जी, नाम एक है। तो एक बार किसी ने लिख दिया सुभाष अकेला, तो सुभाष अखिल जी बहुत नाराज हुए कि मेरा पूरा नाम आपको नहीं पता किसी और को, तो मैंने बैलेंस बनाया था उसको। और बहुत जैसे अच्छे लेखक हैं दोनों, बहुत अच्छे, बहुत बड़े देश के जो जाने माने व्यंग्यकार हैं उनमें से एक हमारे सुभाष चंद्र भाई साहब हैं। और दरमियाना कहानी जो किन्नर समुदाय पर अगर लिखी है, पहली कहानी सारका में छपी थी भाई साहब 82 में, 80 में, मतलब तब मैं 8वीं या 9वीं का छात्र था तो उस समय दरमियाना कहानी छपी थी, जिसमें बाद में अमन प्रकाशन ने उपन्यास भी निकाला। अनिल शर्मा जी बैठे हुए हैं, जाने माने रंगकर्मी, और हमसे मेरी उनकी मुलाकात लखनऊ में हुई थी पहले। और स्वाति जी हैं, इतना अच्छा वाचन किया। सिनी वाली अभी महामहिम राष्ट्रपति जी से पुरस्कृत हुई, और हेती बहुत आपका चर्चित उपन्यास भी है, और भविष्य की बहुत अच्छी स्थापित तो आज ही हैं, वो अभी भी हैं और अच्छा लिखेंगी, और ये हिंदी साहित्य को समृद्ध करेंगी। यहाँ पर हमारे लखनऊ में एक शकील सिद्दीकी साहब हैं, और दूसरे शकील साहब भी यहाँ हैं। आज उनसे परिचय हुआ कि उनकी भी एक कहानी कोई है जो हमारे साथी प्रताप सिंह जी ने लिखी है। पर ये प्रताप जी की जो लघु कथा है, एक संदेश देती है और बहुत अच्छी कहानी। ये अलग बात है कि वो अच्छा प्रेरक हो जाता है। जैसे मैं रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत पढ़ता रहा हूँ, मैंने प्रेमचंद जी को लगभग पूरा पढ़ा है, मैंने विमल मित्र जी को पूरा पढ़ा, बंगाल के जितने भी राइटर हैं कोई नहीं छूटे। और मैं आपको सच बताऊं कि मैं वो भी पढ़ चुका हूँ हाई स्कूल के पहले, जो प्रतिबंधित रहता है परिवारों में। और हमारी दादी जो थी वो उपन्यास बहुत पढ़ती थी, तो 25 पैसे में उपन्यास में लाता था, और वो पढ़ती थी, और इसके बाद मैं पढ़ लेता था, चाहे वो कुशवाहा खान था, चाहे वो गुलशन नंदा हो, मनोज वाजपेयी। खैर, एक लेखक अगर एक पंक्ति लिख लेता है, ये कुवत आ जाती है उसमें, तो वो 1000 पंक्तियाँ पढ़ चुका होता है। और एक चीज़ और मैं मानूंगा, आज के इस कार्यक्रम में कथा रंग एक बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर हिंदी साहित्य की एक बहुत अच्छी तरीके से सेवा हो रही है, और कहानियाँ पढ़ी जाती हैं बिना किसी, चाहे वो अध्यक्ष की हो और चाहे वो प्रताप सिंह जी की हो। जैसा मैंने देखा, बहुत निरपेक्ष भाव से उसकी समीक्षा भी करते हैं, और जो समीक्षा करते हैं वो अपने आप में भी एक बहुत विद्वान होते हैं और हैं। अभी मैं और सुभाष चंद्र जी चर्चा भी कर रहे थे, उन्होंने कहा आज जो संचालन करता थी वो या थे वो आज नहीं है उपस्थित, तो साथ में उत्कर्ष जी थे, इन्होंने हम लोगों की मंडी हाउस में फोटो भी खींची कचौड़ी खाते हुए। तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से कहानियाँ उठाते हैं। जैसे सिनीवाली जी के पास वो स्त्री आई, उन्होंने 3000 शब्दों की कहानी लिख दी। वास्तव में ऐसे ही होता है, एक पंक्ति सूक्ति कहीं मिल जाती है, और एक कहानीकार या एक कवि को, कवि की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं गद्य लेखक की बात कर रहा हूँ। एक कहानीकार में ये क्षमता होती है कि वो बूंद को समुद्र बना दे। छोटी सी सूक्ति वाली कहानी को वो पूरा उपन्यास बना सकता है, और एक जो उपन्यास में पूरी बात कहनी है उसको एक लघु कथा में समेट सकता है। ये सरस्वती जो पुत्र पुत्रियां हैं उनको ये वरदान है। और जो मौलिकता आती है जब हम कहानियाँ लिख रहे होते हैं, तो हम एक ध्यान की अवस्था में होते हैं, चाहे वो कविता लिख रहे हों या नाटक लिख रहे हों या फिर कहानी उपन्यास लिख रहे हों। और जब लिख रहे होते हैं तब ध्यान की अवस्था रहती है, जब लिख चुके होते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, और जब पूरा लिख चुके होते हैं, जैसे सिनीवाली जी इस समय बहुत फ्रेश मूड में होंगी, क्योंकि जब से ये कहानी लिख रही थी और कल समाप्त हुई,
तो बड़ा इनको अंदर हर तरह के उतार चढ़ाव थे। तो वो जब लिख चुके होते हैं और वो जब स्वयं को पसंद आती है तभी लेखक उस कहानी को बाहर लाता है। जब वो कई बार ड्राफ्ट कर लेता है, पढ़ लेता है, देख लेता है, समझ लेता है, तो वो कहानी फिर जब बाहर आती है या उपन्यास बाहर आता है, फिर आते हैं समीक्षक और आलोचक। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा और बड़े गंभीरता से कहना चाहूँगा जो भी हमारे कहानीकार हैं या जो नवोदित हैं विशेषकर उनके लिए, कि वो कभी दूसरे के कहने में, बहकावे में, उनके करेक्शन में और उनके सुझाव में उतना ध्यान ना दें जितनी उनकी आत्मा अपनी मौलिकता देना चाहती है। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी के समय पर प्रेमचंद जी की बहुत आलोचना करने वाले एक आलोचक थे और मैं उनका नाम बहुत याद किए हुए था, मैं भूल गया हूँ। वो उन आलोचक जी को जैसे मैं भूल गया हूँ, शायद कोई भी नहीं जानता है। उन्होंने क्या कहानियाँ लिखते हैं, बहुत सारी बुराइयाँ लिखी हैं। उन समीक्षक को आज कोई याद नहीं कर रहा है। जिस वजह से भी आलोचना की है, ईर्ष्या की वजह से भी होती है आलोचना, तो वो सच्चे आलोचक नहीं थे। पर प्रेमचंद जी को हम सब जानते हैं, आने वाली पीढ़ियां भी जानेंगे। यहाँ पे जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ उसके साथ ये कह रहा हूँ कि आप अपनी मौलिकता पे पूरा ध्यान दीजिए और आई एम द बेस्ट, है ना, कि मैं एक गाड़ी है जिसका नंबर है, मैं देखिए मुझे कहने के लिए निर्देशित हुआ हूँ। मैं होता रहता हूँ, मेरे माननीय न्यायमूर्ति जी मुझे बुलाते रहते हैं, ऑनरेबल चीफ साहब बुलाएंगे, कभी कोई जज बुलाएंगे, तो वो निर्देश देते रहते हैं। मैं एक छोटी सी डायरी ले रहता हूँ और फिर उसका पालन करता रहता हूँ। तो वो यहाँ भी निर्देश मिल ही गया। वो गाड़ी नंबर है 1145, वो हटानी है। कितने? ग्रांड विटारा। हाँ, ग्रांड विटारा है और ये हटानी है, वो मिल भी गए हैं। कोई बात नहीं। अब मैं कहानियों पे आ जाता हूँ क्योंकि समय कम है। आपको तौलिए नाटक देखना, जो हम लोगों ने हाई स्कूल में उस नाटक को पढ़ा भी है, उपेंद्र नाथ अस्क जी का। और वो क्या एकांकी हुआ करते थे, जो हम लोग पढ़ते थे और उसी कल्पना में खो जाते थे। तो आज उसी तरह कहानियाँ सभी ने बहुत अच्छी प्रस्तुत की। हमारे शिवराज जी की कहानी मोहरों, तो देखिए कहीं से कोई रहा होगा ऐसा, जो मोहरें वाली आई थी दादी जो चली गई, तो उनका नाम ही रख दिया मोहरों, है ना। तो पुराने लोग नई आई बहू के नए नामकरण करती थी, तो उसमें कर दिया। इन्होंने जैसे एक जगह लिखा, बड़ी बहू बिदक कर बोली। तो देखिए ऐसे शब्द प्रयोग करना, बिदक एकदम लगा कि जैसे अपनी तरफ खींच लिया इन्होंने, लेखक ने अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। इसके बाद एक दो छोटे छोटे करेक्शन हैं, जैसे स्वाति जी पकड़ लेती है ना, संपादक हैं, पकड़ लेती बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं पे कोई चीज़ है, तो मैंने उनको व्यक्ति का सुझाव दे दिया है, पर मैं बता देता हूँ क्योंकि उन्होंने कहा नहीं आप बोल दीजिएगा। जो छोटी बहू का मन बड़ी बहू की बात मानने को तैयार नहीं था, तो छोटी बहू का मन अपनी जेठानी की बात मानने को तैयार नहीं था। बस ये जेठानी कर लें, बड़ी बहू, छोटी बहू का मन बड़ी बहू की बात मानने को तैयार नहीं था, तो वो जेठानी शब्द कर लें, ठीक है, इतना सा। एक जगह आया है कि रात रात में यह कैसे हो गया, तो रातों रात यह कैसे हो गया। एक जगह इन्होंने बहुत अच्छा वो किया है कि वो अंगूठे में स्याही लगी है। तो देखिए मैं अदना से लेखक हूँ, पर मेरा थोड़ा दिमाग चल गया कि मैंने कहा यार ये कहानी है कि वो जैसे संपत्ति विवाद में अंगूठा लगाना, क्योंकि कोर्ट का हूँ तो थोड़ा आइडिया लगा उधर का। तो अगर पाठक पढ़ते पढ़ते अपना दिमाग लगा के कहे कि आखिर ऐसा है, समझ जाए, तो फिर कहानी में मज़े ही नहीं है। वो सफलता इन्होंने पाई कि वो कहानी का अंत कुछ और था, वो नहीं था जो मैं सोच रहा था। ये भी एक अच्छा है। तो मैंने इनको एक सुझाव और दिया कि दाएं हाथ में पुरुष का लगता है अंगूठा, बाएं हाथ में स्त्री का लगता है, तो अगर आप बाएं लगा लेंगे तो थोड़ा और भ्रम फैलेगा, ठीक है। तो अब जैसे दो सहेलियां हैं, चंदो और मोहरो, साथ साथ ब्याह के आई उस गांव में। तो चूंकि मायके से सहेलियां आपस में बहनें ही होती हैं,
तो एक दूसरे को दीदी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मोहरो भाभी आया है, तो भाभी को दीदी कर सकते हैं, ये उनकी अपनी स्वतंत्रता है, कोई आवश्यक नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं शिक्षा संघ के हमारे अनिल उपाध्याय जी बोले, जिन्होंने अभी एक उदाहरण दिया था, वो उपस्थित हैं। तो अभी हमारा एक इसी तरह का एक कार्यक्रम कृति और कृतिकार, जिसमें सुभाष अखिल जी थे, जो नोएडा में था, वो अनिल जी ने ही कराया था। हम लोग लेखक हैं, एक तनख्वाह मिलती है मुझे, मेरे परिवार का गुजर बसर होता है। वो लेखक को रॉयल्टी या कहानी या आकाशवाणी छपने में जो भी थोड़ा बहुत मिलता है, वो कहीं सामाजिक कार्य में चला जाता है। तो इसी तरह का मेरा एक इंदौर में भी हुआ। सिनीवाली को मैंने बुलाया था, पर इनके यहाँ कुछ दिक्कत आ गई थी, तो वो बिहार चली गई उस समय। दूसरी कहानी में लेता हूँ, ये प्रभु बड़ा दयालु। इसमें अब सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी है कि एक संदेश है, कहानी में परिपक्वता है, और बहुत कम शब्दों में और बहुत बड़ी बात कही है। प्रताप जी बैठे हैं यहाँ? जी बैठे हैं। हाँ, तो मैं आपसे संतुष्ट हूँ, और आप लिखिए, है ना। स्वाति जी कुछ भी कहें इसकी है क्या। देखिए, हम लोग जब पढ़ते हैं ना, बहुत सारा पढ़ते हैं, यानी कि मैंने एक और जो बहुत सारा पढ़ते हैं, तो वहाँ से हम कहीं ना कहीं कुछ कंटेंट पा भी जाते हैं, है ना, वो हमारे मस्तिष्क में रहते हैं। मैंने एक बहुत अच्छी 2 पंक्तियाँ लिखी, ठीक है, उसको बहुत बड़े शायर ने वो पंक्तियाँ पहले कह चुके थे दूसरे शब्दों में, और मैंने करीब 50 के करीब छोटी छोटी कविताएं 2-2 लाइन की कुछ अपना लिखा करते, हम सब लोग लिखते हैं। तो उसी में मैंने लिख लिया। जब मैंने उनको सुनाया एक दूसरे बड़े शायर को, तो कह रहे थे ये तो बशीर बद्र लिख चुके हैं। तो मैंने कहा कि यार, मेरा काम है कहानी लिखना, इस कविता की तरफ पता नहीं कौन किसकी कहानी तो नहीं निकलेगी, ये पक्का है। पर कहीं ना कहीं देवा स्वप्न होता है, हम लोग रहते हैं और किसी की कोई चीज़ नहीं ध्यान है, और वो हम लोग रिपीट कर देते हैं, कहीं बाय द वे आ जाता है। तो वो एक अलग बात है, क्योंकि बड़े बड़े लेखक हुए हैं, उनको एक ऊपर भी ये आरोप लगा है कि उन्होंने तो वहाँ से लिया। शिवमूर्ति जी एक बार घर आए, कह रहे हैं कि वो ऐसा ऐसा मामला हो गया। उनके बेटे दामाद जज भी हैं, वैसे सिविल लेडीज हैं। तो आए कि एक पत्रिका कलकत्ता से आती है, उन्होंने कह दिया कि वो कुच्ची का कानून प्रेमचंद जी लिख गए हैं पहले, और वहाँ का कंटेंट लिया हो। तो बड़े परेशान थे कि हमें इसमें मानहानि या कुछ करना है। खैर वो बात आई गई, चली गई, जबकि उनका कहीं भी ध्यान नहीं था। हो सकता है उन्होंने उस तरह की कोई कहानी पढ़ी हो, फिर अपने तरीके से लिख लिया हो, तो वो है। तो प्रताप जी को भी बहुत धन्यवाद। अब वो जो बच्चे ने कहानी पढ़ी थी, उस समय मैं यहाँ अनुपस्थित था। तो छोटे बच्चे हैं, आप लिखिए, और जैसे सुझाव मिले उसे मानिए, पर लिखिए जरूर, अगर आप में कुछ आपकी ऐसी इच्छा है लिखने की। अब तीसरी कहानी, जो चौथी कहानी है सिनीवाली जी की, तो उनकी कहानी मैंने सुनी। वास्तव में स्वाति जी का जो वाचन था, और ये एक अभिनव प्रयोग था कि उन्होंने पहली बार ही पढ़ा उसको, और मैं मनीषा जी की तारीफ करना भूल गया। वो कह रही होगी कि अध्यक्ष जी की कहानी इतने मन से तैयार की और एक ही दिन में, और मेरा नाम ही नहीं लिया। तो मनीषा जी, आपकी तारीफ बहुत हो चुकी है, और मैं उसी में जोड़े देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा वाचन किया। और ये कला है। देखिए, यहाँ किस्सा गोई लिखा है। अभी लखनऊ में भी किस्सा गोई शुरू किया है अखिलेश मिश्रा जी ने, तो वो संस्था है उनकी। हाँ, मैं प्रयागराज भी गया, हिंदुस्तान अकादमी में, तो वहाँ मुझसे कहा गया कि अपनी कहानी किस्सा गोई के तरीके से सुनाइए। अब हम लोग आकाशवाणी वगैरह में जाते हैं और कहानी का वाचन करते हैं वहाँ पे, तो वो लोग कहते हैं आपकी आवाज़ एकदम सटीक है, अच्छा बोलते हैं, मतलब पास हो गए। अब उसको कहानी को उन पात्रों के साथ, जैसे सुभाष अखिल जी ने कहा, वैसे ही परकाया प्रवेश करके उसी भाव में, अगर बुढ़िया बोली तो बुढ़िया क्या बोली, कोई गुंडा बोल रहा था गुंडे की तरह, तो वास्तव में वो है तो लेखक के ही इजाद किए हुए पात्र, आविष्कृत। गुंडा भी अगर उसने इजाद किया, राक्षस भी किया है, तो वो भी लेखक ने किया है वो पात्र।
और एक सज्जन पुरुष भी किया तो वो भी लेखा कर रहा है, एक वैश्या का चित्रण कर रहा है तो वो भी लेखा कर रहा है, एक सती सावित्री का कर रहा है तो लेखा कर रहा है। तो लेखक कई मायने में वास्तव में बहुत, मैं खुद हूँ तो मैं आप सब लेखकों की तारीफ करता हूँ कि वो ब्रह्मा की तरह तो है ही। मेरी एक कहानी थी, तो वो कहानी हमारे एक राजेंद्र पांडे एडवोकेट हैं लखनऊ में, वो बहुत दयालु, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। बहुत कम उम्र में उनको एक ऐसी बीमारी हुई कि आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत संवेदनशील थे। तो उन्होंने एक मेरी कहानी पढ़ी, सो जा बारे वीर। ये बुंदेली में एक माँ अपने बेटे को लोरी सुनाती है, सो जा बारे वीर, वीर की बलियाँ हैं यमुना के तीर। बहुत अच्छी लोरी है वो, तो उसकी हेडिंग ही है सो जा बारे वीर। तो वो उसमें क्या होता है कि आखिर में वो बच्चा नहीं रहता है। तो बड़े लंबी कहानी थी, 2 खंडों में वहाँ छपी थी झांसी के राष्ट्र एक अखबार में, दैनिक में। तो वो आए बड़े उदास हो गए कि यार इसको मतलब क्यों मार दिया आपने। तो हमने कहा ये कहानी की अपनी बात है, वो ख़त्म हो गया, वो छप भी गई। तो जैसे कि अभी बोले थे ना हमारे मन से कि हम मौलिक संशोधन कर सकते हैं, लेखक कर सकता है। तो वो इतने वो हो गए कि रोने लगे एकदम कि नहीं वो कैसे, वो तो आप वो उसको मतलब कैसे हो सकता है। हमने कहा छप गया। जब वो एक अपरिचित पत्र कहानी संग्रह आया 2004 में, तो मैंने वो उस पात्र को जीवित करना पड़ा मुझे। तो वो छप चुका है कि नहीं है बच्चा, और फिर उसको जीवित किया कि वो कैसे। तो वो चीज़ें कुछ होती हैं, संशोधित हम लोग कर सकते हैं। मैं कोर्ट में हूँ तो एक मेरे पास फाइल आई, मैंने पढ़ा कि एक माँ ने अपने ही पुत्र को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया, और बाद में वो खुद भी सुसाइड कर लेती, बहुत अलग बात है। पर जब तो वो तो उसमें भी दिमाग में आया, मैं मनोहर कहानियाँ में मैं कहानियाँ किसी नाम से लिखा करता था शुरू में। नई नई नौकरी हुई थी, 22 साल में आ गया था, तो 1400-1500-1600 रुपये तनख्वाह मिलती थी। 88-89 के जो लोग होंगे तो उस समय वो ज़्यादा माना जाता था। 1200 रुपये का मनी ऑर्डर मनोहर कहानियाँ से आता था। तो एक तरफ तनख्वाह, एक तरफ कहा महीने भर में एक कहानी, तो वो बड़ा अच्छा लगता था। खैर बाद में वो बंद कर दिया लिखना। तो बहुत सारी मैंने वो लिखी हैं जो कोर्टों में क्रिमिनल और मर्डर के, जो जड़ जमीन जोरू के ऊपर, तो उस तरह की आपराधिक टाइप कहानियाँ कुछ थी, और उनको मैंने फिर बंद किया। मैंने मंटो को बहुत चोरी चोरी छुप छुप के पढ़ा। मेरे पिताजी भी साहित्यकार हैं, तो मतलब रहे हैं, और अब नहीं हैं वो सादे। तो वो एक लाइब्रेरी थी, तो वो अंग्रेजी वाले थे, तो 5 किताबें अंग्रेजी में आती थी, और बड़ी बाहर के राइटर हुआ करते थे, और बड़े बड़े राइटर, और वो दिल्ली की कोई संस्था थी, मंगाते थे वो। तो हम लोग के घर में डिक्शनरी भी इंग्लिश टू इंग्लिश थी। अब बड़े परेशानी तो अपने दोस्तों से वो वाली डिक्शनरी लाके, और कोई उपन्यास बड़े एरोटिक होते थे तो स्पेलिंग वो देख देख के पढ़ा करते थे। तो उसी समय धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, कादम्बनी, ये भी घर में आता था, तो उनको भी पढ़ने का मौका मिल गया। तो चोरी छुपे का मैं बता ही चुका हूँ। मेरी ताई जी देखे रहती थी कि कहाँ है ये, और पीछे जाके पकड़ लेती थी, देखो ये पढ़ रहा था, गुलशन नंदा को पढ़ रहा है, भूगोल इतिहास नहीं पढ़ रहा है। तो हमारी दादी ने डांटा कि अरे ये तो मैं भी पढ़ चुकी हूँ, अच्छा तो ऐसे तो पढ़ूँ। वो ऐसी चीज़ें हैं। और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, कल स्वाति को मेरे साथ जश्न अदब साहित्य महोत्सव में हम दोनों आमने सामने हैं, तो मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछने वाली हैं, तो मैं कुछ जवाब यही दिए दे रहा हूँ। खैर, तो सिनी वाली जी ने जो शीर्षक रखा है चाहिए, तो वो जो महिला है जिसका नाम नहीं दिया ना, कोई नाम तो नहीं है, तो हम लोग देखिए बिना नाम की पूरी कहानी लिख लेते हैं, ये खूबत है सिनी वाले। तो इन्होंने जो चाहिए शब्द दिया है, तो उस जो महिला है उसके अनुसार चाहिए शीर्षक सही है। पर मैं भूख के पक्ष में हूँ, जो स्वाति जी ने दिया। वो जो एक क्लाइमेक्स है ना, देखिए कोई भी कहानी हो, फिल्म हो, उपन्यास हो, जब तक टर्निंग पॉइंट नहीं है, रोचकता नहीं है, पठनीयता नहीं है, तो सब गड़बड़ा जाता है। पठनीयता बहुत जरूरी है। और आखिर में एकदम से आ जाता है भूख करके कि भूख, अरे ये था इसका पूरा। तो भूख शब्द भी बहुत अच्छा है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और समय की सीमा मुझे पता नहीं है, पर समय लगभग हो रहा है।
तो मैं बहुत आभारी हूँ अपने अग्रज सुभाष चंद्र जी का कि एक बार बुलाया था मुझे, तो मैं उन किसी परिस्थितियों बस नहीं आ पाया। तो मैंने आपको सूचना दी कि मैं जश्न अदब साहित्य महोत्सव में बुला रहा हूँ, आने जाने रुकने की व्यवस्था मेरी बहुत अच्छी है, और नहीं होती तो अनिल उपाध्याय जी बैठे हैं, टिकट भी कटवा देते हैं। तो आप भी हैं भाई साहब के घर में, तो हम भाभी जी जैसा कोई है ही नहीं। अगर आप सबको एक बार जाने का मौका मिला हो तो वो क्या ना खिला दें उस तरह का। अब वो पिलाने वाले में दूर हूँ थोड़ा। एक बार मैं गया आपके यहाँ तो बहुत सारी चीजें थी, डिनर की व्यवस्था थी विश्व पुस्तक मेले में। हमारा अपने किसी कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी कॉलेज में हम लोग साथ साथ थे, तो वहाँ गए हम लोग। हमारे एडवोकेट मित्र भी थे गाजियाबाद के, तो वो भी गए, तो उन लोगों ने बड़े मजे लिए अपना। और वहाँ जो मूंगफली के दाने और पकौड़ियाँ थी उसके बाद हमने भी उसी में पेट भर के भाभी जी को अच्छा खिलाती पिलाती थी। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि मुझे आज मौका मिला। और ये एक बहुत बड़ी खुशी होती है एक लेखक के लिए कि जहाँ भी वो जाता है तो जरूर 2-4 लोग नए लोग जुड़ भी जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि यार ये कौन है महेंद्र बिष्ट, क्योंकि मेरी एक अपनी विचारधारा है, मैं राष्ट्र हित सर्वोपरि वाला हूँ। तो जैसे एक पत्रिका है जो कहानियाँ बहुत सारी ऐसी वैसी जैसी भी हैं, तो मैंने कभी कहानी नहीं भेजी। मैं ऐसी पत्रिकाओं में भेजता भी नहीं जो मेरे मन में नहीं आती। और तो महेंद्र बिष्ट कोई बड़ा नाम भी नहीं है। मैं चूंकि एक नौकरी पेशा हूँ, अभी पूरे 365 दिन के उत्कर्ष हमने जगह 12 महीने बचे हैं, इसके बाद स्वतंत्र हो जाऊंगा। फिर कचहरी पे जो उपन्यास आएगा तो आप लोग देखिएगा। अभी मेरा एक उपन्यास आ रहा है जो होमोसेक्सुअल पर है, हाँ मैं हूँ, जो समलैंगिकता एक विकार नहीं है, एक प्रवृत्ति है, पर हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार उस प्रवृत्ति को विकार की तरफ न ले जाए, ये उसका केंद्रीय है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ आलोक यात्री जी का, उनके पूरे परिवार का, कि वो इतना भव्य और अच्छा आयोजन करते हैं अपने माता पिता के नाम पर, माता जी के नाम पर। मैं भी एक कार्यक्रम 1 सितंबर में अपने पिताजी के जन्मदिन पर 2011 से लगातार करता आ रहा हूँ। तो जब इस तरह के कोई कार्य होते हैं तो कहीं न कहीं दर्शकों में, श्रोताओं में एक प्रेरणा, एक संदेश जाता है कि हमें ऐसे लोगों को मित्र बनाना है जो अपने माता पिता को पूजते हैं और उनका रिस्पेक्ट करते हैं। और ऐसे लोगों की मित्र लिस्ट से नाम हटा देना है जो जीवित रहते हुए अपने माता पिता या नहीं हैं, उनका कोई आदर नहीं करते हैं। तो एक बहुत अच्छा ये भी संदेश जाता है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।